हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अवैस यूपीएससी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि पीटी 365 जो अर्थव्यवस्था का है यानी इकोनॉमिक्स का विजन आईएएस जो हमेशा हर साल यूपीएससी एग्जाम के लिए जो 365 निकालती है वह मार्केट में आ गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपके सामने लेके आ गए हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो टॉपिक हम आपके बीच डिस्कस करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इस टॉपिक से जो इस साल लगभग 2000 यानी अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच इकोनॉमिक्स से कौन कौन से टॉपिक हाईलाइट रहा जो यूपीएससी में काम आने वाला है। ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम का तैयारी करते हैं या पीसीएस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जैसे कि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पीटी 365 में पहला यहां से देखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक संक्षिप्त अवलोकन देखेंगे जिसमें क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन देखते हैं जिसमें कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का आकार क्या है। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं जैसे बीपीएससी, यूपी पीसीएस, अदर स्टेट के पीसीएस जो भी है। ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक्स मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या होता है, इकोनॉमिक्स वीक होता है। ठीक है, लेकिन उसमें ये वो उलझे रहते हैं कि क्या पढ़े क्या छोड़े। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है यूपीएससी हमेशा, देखो यूपीएससी का सिलेबस अथाह है। ठीक है, आप क्या पढ़ोगे क्या छोड़ोगे वो डिपेंड करता है कि आपके पूरे साल करंट अफेयर में क्या रहा है। करंट अफेयर से रिलेटेड आप अपने एस्थेटिक टॉपिक में जाएंगे, वहां से उसकी तैयारी करें। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी वहीं से पूछता है जो चर्चा में रहता है, जो टॉपिक चर्चा में रहता है। तो इसीलिए जो विजन आईएएस की जो पीटी 365 है या आप मंथली मैगजीन अगर पढ़ते हैं डेली बेसिस पे तो आपके लिए तो आसान हो जाता है, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए पीटी 365 जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जैसे कि आप देखेंगे इसमें कि कौन कौन से टॉपिक, जैसे कि इकोनॉमिक्स का आज हम लिए हैं तो इकोनॉमिक्स में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि वो चर्चा में था। ठीक है, तो उससे पहले हम वो देखने से पहले आज हम देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कुछ अवलोकन कर लेते हैं, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार क्या है। ठीक है, तो आकार की अगर हम बात करते हैं तो भारत नॉमिनल जीडीपी से, ठीक है, क्या है कि नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जिसमें पहला कौन है तो पहला यूके है, मतलब सॉरी पहला यूएसए है, दूसरा चीन है, तीसरा जर्मनी होगा, चौथा जापान है और 5वां भारत है। ठीक है, उसी प्रकार जो है कि क्रय शक्ति, ठीक है, क्रय शक्ति यानी पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर देखते हैं तो चीन और क्या है, ठीक है, चीन और यूएसए के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी परचेजिंग पावर पैरिटी में प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा स्थान यूएसए का है और तीसरा स्थान भारत का है। ठीक है, अगर कर संग्रह के बारे में अगर देखते हैं तो कर संग्रह में जैसे कि 2023-24 में कुल राजस्व में प्रत्यक्ष जो कर है, ठीक है, का हिस्सा लगभग यानी 56.72% था, जिसमें से व्यक्तिगत जो आयकर है, ठीक है, का योगदान सबसे अधिक रहा है। ठीक है, उसके बाद कॉरपोरेट या निगम कर का योगदान रहा है ना। उसके बाद आगे देखते हैं कि अवसंरचना। ठीक है, तो अवसंरचना क्या है कि भारत में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क और सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम बात करते हैं तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है और दूसरा सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है इंडिया में। उसके बाद आगे बात करते हैं कि भारत का जो संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि रोजगार में संरचनात्मक परिवर्तन क्या है। ठीक है, और यहाँ उत्पादन में संरचनात्मक परिवर्तन क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख लेते हैं ये है 1970 का और ये है 2020 का। यहाँ पे जैसे कि रोजगार की हिस्सेदारी यानी प्रतिशत में दिया गया है, जिसमें अगर भारत में अगर देखते हैं कि 1970 में, ठीक है, ये है 1970 का डाटा, जो कृषि में सबसे ज्यादा यानी रोजगार की हिस्सेदारी जो थी यानी लगभग 73.9 यानी 74% था। ठीक है ना। और वहीं देखते हैं 2020 में घटकर 42% कुल रह जाती है। यानी हमारा भारत देश की जो रोजगार का हिस्सा जो कृषि से घटकर अब लोगों को जो रोजगार मिलने लगा है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिलने लगा है। ठीक है,
यानी अभी भी यानी कृषि का योगदान कितना है, 42% है। और यानी जो थर्ड सेक्टर था, जो तृतीय सेक्टर था, सेवा क्षेत्र, ठीक है, उसमें जो है रोजगार की जो हिस्सेदारी है वह बढ़ी है ना। जबकि आप देख सकते हैं 1970 में लगभग 14.8% था। और उद्योग में यानी भारत में उद्योगों की कमी है, तो इसमें क्या है 11.3% है जो 1970 में था, जो अभी 2020 में बढ़कर कितना हो गया है, 24% हो गया है। और सेवा क्षेत्र में 2020 में लगभग मतलब 31% मान लो तो हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि उत्पादन हिस्सेदारी में प्रतिशत क्या है, तो जैसे कि भारत में जो उत्पादन होता है, ठीक है, जैसे कृषि क्षेत्र में अगर 1970 की बात करें तो लगभग 42% था, ठीक है। लेकिन वहीं अभी 2020 में जो घटकर 15% हो गया है। और सेवाएं क्षेत्र में, जैसे कि सेवा क्षेत्र में 1970 में करीब 34.5% था, जो अभी बढ़कर 55.3% है। यानी भारत का जो उत्पादन की सेक्टर भी देखा जाए तो अभी सबसे ज्यादा सेक्टर, जो सबसे बड़ा सेक्टर हो गया उत्पादन के लिए, तो वह सेवा क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत के उत्पादन में मतलब किस सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान है, तो आप बोलेंगे सेवा क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारत का जो बाह्य या विदेशी ऋण है, ठीक है, जैसे कि भारत अन्य देशों से भी ऋण लेती है, तो जैसे कि अगर देख सकते हैं कि भारत का विदेशी ऋण में लगभग कितना लेते हैं, तो 663.8 बिलियन डॉलर, ठीक है, डॉलर, जिसमें दीर्घावधि ऋण 541.2 बिलियन डॉलर है ना। इस चीज को आपको ध्यान देना है। सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारत का जो विदेशी ऋण, यानी यहाँ पे अगर देखते हैं कि भारत का जो विदेशी ऋण जीडीपी अनुपात है, यानी भारत का जो विदेशी ऋण जीडीपी अनुपात है वह 2023 में 19% था, ठीक है, जो घटकर 18.7% हो गया। कब, यानी मार्च 2024 तक। उसके बाद अगर घटक की बात करते हैं, ठीक है, कि यानी जो हम बाह्य यानी विदेशी जो ऋण लेते हैं, ठीक है, वह किस रूप में लेते हैं, जैसे कि अमेरिकी डॉलर के रूप में अगर देखते हैं तो 53.8% है। और सबसे बड़ा घटक बना हुआ है यानी कुल अमेरिकी डॉलर का। उसके बाद क्या है, भारतीय रुपए में भी हम लेते हैं ऋण। उसके बाद एन के रूप में, उसके बाद एचडीआर के रूप में आदि का स्थान है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कुछ अवलोकन था, जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये फैक्ट में पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रीलिम्स के फैक्ट होते हैं उसमें, या कोई अदर वनडे एग्जाम देते हैं उसमें आपको लिए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट हमारा जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनने का चांसेस है, वो है बैंकिंग और मौद्रिक नीति, ठीक है। अगर आप देखे होंगे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, ठीक है, तो सुर्खियों में था। तो आपको ये पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये हर साल सुर्खियों में रहता है और यहाँ से यूपीएससी या स्टेट पीसीएस हो हर साल क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चर्चा में क्या था कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत में मौद्रिक नीति संरचना, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, इसका इंग्लिश होता है, का अध्ययन किया है, ताकि यह समझा जा सके कि मौद्रिक नीति में बदलाव अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं। यानी कहा गया है कि जैसे मौद्रिक नीति में बदलाव करता है तो वह अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव डालता है और कैसे प्रभाव डालता है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो ये चर्चा में था, ठीक है। तो यहाँ से यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले ये पढ़ना होगा, इसके बारे में समझना होगा कि मौद्रिक नीति क्या है, ठीक है, मौद्रिक नीति किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती है। तो इस तरह से आपको जानना पड़ेगा, तभी आप इसके बारे में, जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मौद्रिक नीति क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो मौद्रिक नीति किसी देश की केंद्रीय बैंक के पास उपलब्ध कार्रवाई का एक समूह है, ठीक है। इस नीति के जरिए भारत आरबीआई जैसे केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति को समायोजित करके सतत आर्थिक वृद्धि और मूल्य स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करता है। कहा गया है कि किसी भी देश की हो, ठीक है, केंद्रीय बैंक, जैसे कि अपना भारत देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, ठीक है। तो आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था को, ठीक है, स्थिर बनाए रखने के लिए, उसमें वृद्धि के लिए जो क्या है, मुद्रा आपूर्ति को समायोजित करती है, यानी घटाती है, बढ़ाती है, जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ाना घटाना होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, जो मौद्रिक नीति का यूज करती है भारतीय केंद्रीय बैंक, ठीक है, आरबीआई। उसके बाद मौद्रिक नीति
संरचना, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे हम थोड़ा इसको कम कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि उसके बाद क्या है कि मौद्रिक नीति संचरण, ठीक है, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मौद्रिक नीति के निर्णय यानी आरबीआई की मौद्रिक समिति द्वारा नीतिगत दरों में परिवर्तन, आर्थिक चरों यानी वेरिएबल्स, मूल्य स्तर और समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं। यानी कहा गया है कि मौद्रिक नीति संचलन जो है, ठीक है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मौद्रिक नीति के निर्णय यानी मौद्रिक नीति के जो निर्णय लिए जाते हैं यानी आरबीआई के द्वारा, ठीक है, आरबीआई की जो मौद्रिक समिति है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, उसके द्वारा जो नीतिगत दरों में परिवर्तन के लिए, जैसे कि नीतिगत परिवर्तन, जैसे कि दर में परिवर्तन होता है कि जैसे कि 4 ± 2% रखा जाता है, जैसे कि कम से कम 2 और अधिक से अधिक 6% के बीच में रहना चाहिए भारतीय अर्थव्यवस्था का, ठीक है। तो उसी प्रकार कहा गया है कि उसके बाद क्या है, जो मौद्रिक नीति के निर्णयों के उसके बाद देखते हैं कि इसके जरिए मौद्रिक नीति के निर्णयों के बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है, जो भविष्य में नीतिगत निर्णय लेने में सहायता करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे कि मौद्रिक नीति की वैधानिक स्थिति यानी क्या है, यानी इसकी स्थिति क्या है, वैधानिक स्थिति यानी, तो आरबीआई अधिनियम जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति के बारे में बताया गया है कि इसकी जो वैधानिक स्थिति क्या है, तो आरबीआई अधिनियम 1934 में वर्ष 2016 में इसमें संशोधन कर आरबीआई की मौद्रिक नीति को वैधानिक आधार प्रदान किया गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या था कि मौद्रिक नीति का जो वैधानिक स्थिति अभी वर्तमान में क्या है, तो सबसे पहले आरबीआई की जो अधिनियम था 1934, ठीक है, उसमें क्या किया गया है, उसमें संशोधन किया गया 2016 में, ठीक है, 2016 में किया गया, संशोधन किया गया। उसके बाद आरबीआई की मौद्रिक नीति को वैधानिक आधार दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भारत में मौद्रिक नीति का फ्रेमवर्क, ठीक है, क्या है, तो केंद्र सरकार आरबीआई के परामर्श से हर 5 साल पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है। अब यहाँ पे से क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे कि भारत में मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क जो है किस पर आधारित है, तो आपको क्या बोलना है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे, सीपीआई पे, ठीक है, निर्धारित करती है। उसके बाद आगे देखते हैं कि लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य क्या है, ठीक है। वर्तमान फ्रेमवर्क के अनुसार आरबीआई को मार्च 2026 तक मुद्रास्फीति को 4% के, ठीक है, 4% के, एक मिनट, 4% के आसपास नियंत्रित रखना है। दोस्तों क्या है कि हमारा जो हम थोड़ा पेन बना है, वो पेन थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो इसके लिए प्लीज सॉरी, है ना, क्योंकि ये खुद से हम पेन, हमारे पास ये डिजिटल पेन नहीं होने के कारण हम खुद से पेन को बनाए हुए हैं, ठीक है, डिजिटल, तो देख सकते हैं इसकी वजह से थोड़ा अनियंत्रित रूप से काम कर रहा है ना। तो क्या कह रहा है कि 2026 तक मुद्रास्फीति को 4% के आसपास नियंत्रित रखना है, इसमें 2% कम या अधिक की अधिकतम छूट की अनुमति है। अभी क्या बोले थे ऊपर में कि वही कि मुद्रास्फीति जो है वह 4% से 2% नीचे और 2% ऊपर, यानी 4% प्लस माइनस 2%, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या कि 4 में से 2 घटा दो तो 2%, और 4 में 2 जोड़ दो तो 6% के बीच में ही रखना है मुद्रास्फीति को, उससे ज्यादा नहीं, न उससे कम, ठीक है, यही कहा गया है इसमें। उसके बाद क्या है कि मौद्रिक नीति के उपकरण क्या है, ठीक है, जैसे कि मौद्रिक नीति है तो जैसे कि मात्रात्मक उपकरण क्या है, यानी क्वांटिटेटिव टूल्स क्या है, तो ये मौद्रिक नीति के सामान्य उपकरण क्या है, सामान्य उपकरण है के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। ये उपकरण प्रकृति में क्या है, प्रकृति में अप्रत्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं, और अर्थव्यवस्था में ऋण की मात्रा को प्रभावित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। हाँ, उसके बाद उदाहरण के लिए जैसे क्या है, उदाहरण के लिए कि ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, खुला बाजार परिचालन हो गया, ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के लिए उपयोग में लिया जाता है। उसके बाद क्या है कि बैंक दर हो गए, ठीक है, बैंक दर हो गया, थोड़ा सॉरी दोस्तों, थोड़ा पेन को सही कर रहे हैं, है ना, इसके लिए थोड़ा रुकना पड़ रहा है। बैंक दर हो गया, उसके बाद क्या हो गया कि नगद आरक्षित अनुपात हो गया, सीआरआर हो गया, है ना।
उसके बाद वैधानिक जो तरलता अनुपात है, SLR हो गया, सीमांत अस्थायी सुविधाएं हो गई, तरलता है ना, समायोजन सुविधाएं हो गए, जैसे कि रेपो और रिवर्स रेपो आदि हो गया। तो ये सब क्या है, मात्रात्मक उपकरण है, किनके, मौद्रिक नीति उपकरण के। उसके बाद गुणात्मक उपकरण के बारे में अगर बात किया जाए, जैसे कि क्वांटिटेटिव टूल्स कौन कौन से हैं, तो ये RBI मौद्रिक नीति के चयनात्मक उपकरण के रूप में भी जाने जाते हैं। ये उपाय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, ठीक है, के वितरण और दिशा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। उसके बाद क्या है कि उदाहरण के लिए जैसे कि ऋण की रशनिंग, उपभोग उद्देश्यों के लिए ऋण का विनियमन, मार्जिन आवश्यकताओं में बदलाव, नैतिक दबाव, है ना, प्रत्यक्ष कार्रवाई आदि है। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, क्या नोट दिया गया कि RBI स्टेबलाइजेशन नीति के तहत, यानी क्या है, स्टेबलाइजेशन नीति के तहत मुद्रास्फीति और क्या है, मुद्रास्फीति और मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव को स्थिर करने के लिए, यानी स्टेबलाइजेशन नीति क्या है, नसबंदी को हिंदी में कहा जाता है, क्योंकि वह मतलब नसबंदी इसलिए कहा जाता है कि न इससे ज्यादा बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, हम सर्च भी कर लेते हैं थोड़ा, जिससे क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जैसे कि हमें जो नहीं मालूम है तो मालूम कर लेना चाहिए, है ना। इसके लिए थोड़ा सर्च कर लेते हैं, क्या है कि RBI की स्टेबलाइजेशन नीति क्या है, जैसे गूगल पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको बताने में भी हमें सुविधा होगी, क्योंकि हर एक चीज़ मुझे मालूम नहीं ना है, क्योंकि हम भी आपकी तरह एक स्टूडेंट है, हम आपकी तरह एक एस्पिरेंट है। यहाँ पे कह रहा है RBI के स्टेबलाइजेशन नीति के बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त पैसा निकालने की प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे कि बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त पैसा निकालने की जो प्रक्रिया है, इसका मकसद एक ही होता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और मुद्रा की स्थिरता को बनाए रखना है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि स्टेबलाइजेशन नीति के तहत मुद्रास्फीति और मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव को स्थिर करने के लिए अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता का प्रबंधन किया जाता है। इसके लिए RBI खुला बाजार परिचालन OMOS, नगद आरक्षित अनुपात CRR को बढ़ाना या घटाना, बाजार स्थिरीकरण योजना जैसे साधनों का उपयोग करते हैं। जैसे कि CRR को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, यानी CRR क्या है, तो बैंकों से वसूल, बैंकों के पास जितना भी क्या है, बैंकों के पास जितनी धन है, ठीक है, वो उस धन का कुछ परसेंटेज जो होता है वह RBI के पास जमा करना होता है, NDT का कहा जाता है, ठीक है। तो वही होता है। उसके बाद इसके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे, बाद में जानेंगे, लेकिन क्या है, उसके बाद आगे देखते हैं कि उसके बाद मौद्रिक नीति के प्रकार क्या है। तो मौद्रिक नीति कितने प्रकार से करते हैं, तो 2 प्रकार से कर रहे हैं मौद्रिक नीति। यानी मौद्रिक नीति के तहत हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे RBI। तो 2 प्रकार से करते हैं, एक विस्तारक नीति है, विस्तारक मौद्रिक नीति, एक संकुचनकारी मौद्रिक नीति, ठीक है। एक विस्तारक है, जैसे एक्सपेंशनरी है और कंस्ट्रक्शनरी है। तो विस्तारक में क्या करती है, तो विस्तार मतलब बढ़ाना। तो जब मौद्रिक नीति को बढ़ाना होता है, ठीक है, विस्तार करना होता है उसके तहत, तो क्या करते हैं, तो केंद्रीय बैंक क्या करती है, ब्याज दरें कम करती है, ठीक है। क्या करती है, ब्याज दरें अगर कम करेगी तो क्या होगा, इसके बाद बैंक भी अपना ब्याज दर कम करेंगी। क्यों कम करेगी, क्योंकि बैंक जो है RBI पे आश्रित होता है ना। तो अगर RBI अगर ब्याज दर अपना कम कर रहा है तो बैंक को भी अपना लोन मिलना आसान हो जाएगा ना। तो वो भी अपना अपने जो ग्राहक है उसको लोन देने के लिए वो भी अपना ब्याज को कम करेगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ऋण लेना सस्ता हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आम लोगों का ऋण लेना सस्ता हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कम ब्याज दर के कारण हो। इससे कोई व्यक्ति या व्यवसायी अधिक राशि का ऋण ले सकता है। जैसे कि RBI क्या कर रहा है, ब्याज दर कम कर रहा है, और RBI जो अपना, जैसे कि बैंक है, बैंक के पास पैसा नहीं है तो बैंक क्या करेगा, RBI के पास जाएगा, तो RBI उस पर कम ब्याज लेगा। तो क्या होगा कि बैंक को सस्ते में लोन प्राप्त होगा, और जब बैंक को सस्ते में लोन प्राप्त होगा तो अपने ग्राहक को भी सस्ते में लोन देगा। तो वही कह रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति लेगा या व्यवसायी लेगा उसको अधिक राशि मिल सकेगा। इसके बाद क्या करेगा कि इससे क्या होगा, तो बाजार में तरलता बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी भाई। जैसे कि अभी बैंक लोन सस्ता कर दिया है, तो जो व्यक्ति अगर नहीं भी लेने की इच्छा हो वो भी ले करके चाहेगा कि हम किसी पूंजी में, किसी चीज में फंसा दे वो पैसा को, जिससे हमारा आगे बिजनेस बढ़े, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा बढ़ेगा। तो वही कह रहा है, लिक्विडिटी बढ़ती है, बिल्कुल। जिससे क्या होगा, अगर लोगों के पास पैसा बढ़ेगी तो इससे मांग में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही बात है। और मांग में वृद्धि होगी तो आर्थिक समृद्धि भी
बढ़ावा मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, जिससे जीडीपी बढ़ेगा। उसके बाद क्या है कि आरबीआई इसके लिए कार्रवाई क्या करती है, तो आरबीआई खुला बाजार परिचालन जो है के तहत बाजार से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है, ठीक है। और केंद्रीय बैंक जो है सीआरआर, वैधानिक तरलता, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट को कम कर देता है, बिल्कुल से। जैसे कि सीआरआर क्या है, जैसे कि बैंक जो है अपना एनडीटीएल का एक भाग किसके पास रखता है, आरबीआई के पास रखता है, तो वो अगर कम कर देगा तो बैंक के पास अधिक पैसा रहेगा। जैसे कि एसएलआर का भी कुछ अनुपात जो होते हैं वो कम कर देगा, जैसे कि कुछ प्रतिशत अगर बैंक को जमा नहीं करना पड़ेगा तो उतना बैंक के पास रहेगा धन, वो अपने ग्राहक को देगा, ठीक है। उसके बाद रेपो रेट, रेपो रेट क्या है, तो बैंकों से, यानी बैंक अगर आरबीआई से ऋण लेता है, ठीक है, तो आरबीआई उससे जो यानी क्या ब्याज के रूप में लेते हैं वह रेपो रेट कहलाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है रेपो रेट कम कर देगा, जिससे क्या होगा, बैंकों के पास अधिक धन रहेगा, तो ये सब कम करने होता है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब कम करेगा, जिससे क्या होगा, यानी विस्तार होगा हमारे मौद्रिक नीति का। उसके बाद क्या है कि जब, तो इससे क्या होगा कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी, ये चीज आपको कंक्लूजन करना है कि मुद्रास्फीति से क्या है, बढ़ेगी, तरलता बढ़ेगा बाजार में, है ना। उसके बाद अगर तरलता को कम करना हो, किसको, तरलता को, सॉरी दोस्तों, अगर तरलता को, यहाँ पे थोड़ा हमारे थोड़ा पेन का प्रॉब्लम है, इस वजह से हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि जैसे कि तरलता अगर समझ सकते हैं, तो तरलता अगर को बढ़ाना हो, तरलता को क्या करना हो, कम करना हो, हमारे मौद्रिक नीति, जैसे कि हमारे मार्केट में जो तरलता बढ़ा हुआ है तो उसको कम करना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा, ब्याज दरें को बढ़ाता है, ठीक है। इसके लिए आगे बैंक भी उच्च ब्याज दर वसूलते हैं, जिससे ऋण लेना अधिक महंगा हो जाता है। जैसे कि ब्याज, अभी इधर क्या बोले थे कि वही ब्याज दर कम करेगा तो बैंक का भी ब्याज दर कम हो जाएगा, जिससे ग्राहक अधिक से अधिक लेगा। उसी तरह ब्याज दर अगर बढ़ाएगा कौन, आरबीआई, तो बैंक को जो लोन मिलेगा वो महंगा मिलेगा। अगर वो उसको लोन महंगा मिलेगा तो पब्लिक के पास भी महंगा देंगे बैंक, जिससे क्या होगा कि पब्लिक के पास पैसे की कमी हो जाएगी, ठीक है। जिससे क्या होगा कि तरलता जो होगी, जिससे क्या होगा, एक मिनट, है ना, इससे क्या होगा, तरलता, मुद्रा आपूर्ति, समग्र उपभोग स्तर, मुद्रास्फीति, निवेश, उत्पादन, कैपिटल स्टॉक आदि में गिरावट दर्ज होगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा ही नहीं देगा तो क्या होगा कि उससे उपभोग स्तर में कमी होगा, मांगे में कमी होगा, मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाएगा, उत्पादन में कमी हो जाएगा, कैपिटल में, स्टॉक में कमी हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। इससे क्या होगा, व्यक्ति और व्यवसायी कम ऋण लेते हैं, साथ ही बेरोजगारी दर में भी वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आरबीआई क्या करता है इसके लिए, जैसे कि संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाने के लिए क्या करते हैं, तो आरबीआई खुला बाजार परिचालन ओएमओ के तहत बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों बेचता है। अगर सरकारी प्रतिभूति बेचेगा तो बैंक क्या करेगा, वो उसको लेगा, बैंक के पास जो पैसा वो आरबीआई के पास चला जाएगा, जिससे क्या होगा, मार्केट में पैसा की कमी हो जाएगी। उसके बाद क्या है, केंद्रीय बैंक जो है सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट में वृद्धि करता है, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक बैंकों का अपना एनडीटीएल का अधिक भाग आरबीआई के पास जमा रहेगा, जिससे क्या होगा, मुद्रास्फीति संकुचित होगा, यानी मुद्रास्फीति कम होगा, ठीक है, मार्केट में तरलता कम होगा, ठीक है। उसके बाद हम इतना कुछ पढ़े हैं, तो इसके लिए यह नीति कौन तैयार करता है, ठीक है, कोई तो होगा। जैसे कहा जाता है कि मौद्रिक नीति समिति, ठीक है, ये तैयार करते हैं ये सारा कुछ, ये खेल खेलते जो भी खेलना होता है मार्केट में, कब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाना है, कब घटाना है, कब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना है, घटाना है, ठीक है। तो ये सब इनके द्वारा किया जाता है, यानी मौद्रिक नीति समिति के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एमपीसी के बारे में हम देख लेते हैं कि एमपीसी के बारे में, तो यह केंद्र सरकार का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा, यानी जो संशोधित है 2016 में, ठीक है, कि धारा 45 जेड के तहत एमपीसी गठित करने का अधिकार है। किसको, केंद्र सरकार को अधिकार है, किसके तहत, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, ठीक है, के धारा 45 जेड के तहत एमपीसी गठित करने का अधिकार है। यानी कौन करेगा ये एमपीसी का गठन, केंद्र सरकार करेगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या है कि आर्थिक समृद्धि उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखना, ठीक है, यानी मौद्रिक नीति का क्या उद्देश्य है, ठीक है, मौद्रिक नीति समिति का। उसके बाद क्या है, इसमें सदस्य भी होंगे, ठीक है, तो सदस्य के रूप में इसमें 6 सदस्य समिति होते हैं, यानी इस समिति में टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें एक आरबीआई होते हैं, यानी आरबीआई जो होते हैं, आरबीआई का गवर्नर, ठीक है, आरबीआई का जो गवर्नर होता है इस समिति का पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी खुद यह इसके अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है, एमपीसी के।
ठीक है। उसके बाद 5 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें से 2 सदस्य आरबीआई के होते हैं और 3 सदस्य जो होते हैं केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मौद्रिक नीति का निर्धारण पर मतदान। ठीक है, इसके लिए मतदान के लिए क्या है कि प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है, जो आरबीआई गवर्नर निर्णायक मत देता है। यानी टोटल हमारे पास जो सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसके लिए किसी पक्ष के लिए विपक्ष के लिए जो वोट देंगे 5 सदस्य देते हैं। ठीक है, लेकिन जो आरबीआई का गवर्नर होता है उसका निर्णायक मत होता है, वो जिसके तरफ दे दिया जाता है वो उसकी बात होती है। उसके बाद इसकी बैठक जो होती है तो कम से कम वर्ष में कम से कम 4 बार होती है। इस चीज को आपको याद रखना है। यानी हर 3 महीने पे, इसका मतलब ये होगा कि हर 3 महीने पे एमपीसी अपनी बैठक बुलाती है एक साल में। ठीक है, तो एक साल में क्या हो गया 4 मरतबा। उसके बाद बैठक के लिए कोरम कम से कम 4 होना चाहिए, यानी लोगों की उपस्थिति जो इनके सदस्य है उनकी बैठक के लिए कम से कम 4 सदस्य को होना आवश्यक है। तो आज हम ये देख लिए। उसके बाद अगर परिवर्तनीय रेपो रेट देखना है यानी वेरिएबल रेपो रेट, तो ये भी चर्चा में था, लेकिन हम इसको सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और इस सीरीज को चलाना चाहते हैं तो जरूर बिल्कुल हमें कमेंट करके बताएं। जो यूपीएससी 2025 के एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम ये स्टार्ट किया है, तो कैसा हमें जरूर बताएं कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।